नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट, यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। पीएम मोदी ने आज कोरोना से गंभीर प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की, लेकिन इस दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की एक हरकत चर्चा का विषय बन गई। दरअसल जब मीटिंग चल रही थी तब केजरीवाल ने इसे लाइव टेलीकास्ट कर दिया, जिस पर पीएम मोदी नाराज हो गए और इसे गैर जरूरी कदम बताया। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। हालांकि बाद में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी इस हरकत के लिए पीएम मोदी से माफी भी मांग ली। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। देश में कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच सेना और एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ऑक्सीजन के खाली टैंकर्स को वहां पहुंचा रहे हैं, जहां से उनमें ऑक्सीजन भरकर देश के अलग अलग हिस्सों में भेजी जानी है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई में जहां अभी 15 से 20 घंटे लग रहे थे, वहीं अब ऑक्सीजन के टैंकर प्लांट से बड़े अस्पतालों तक काफी कम समय में पहुंच रहे हैं। इससे लोगों में एक उम्मीद की किरण जगी है। अभी कई जगह से ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत की खबरें आ रही थी। अब सेना की शानदार पहल से C-17 और IL-76 जैसे मालवाहक जहाज ऑक्सीजन के टैंकर अस्पतालों तक बहुत ही कम समय में पहुंचा रहे हैं, जिससे कम से कम ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं होगी। सोशल मीडिया पर भी सेना और एयरफोर्स की इस पहल की जमकर तारीफ हो रही है। पूरे प्रदेश में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस आपदा में अवसर खोज रहे हैं। कानपुर से ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। दरअसल एक ग्राहक और दलाल के बीच की बातचीत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दलाल 1 लाख रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने की बात कह रहा है। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद कानपुर पुलिस सतर्क हो गई है। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने क्राइम ब्रांच को जाँच की जिम्मेदारी सौंपी है। ये जो 1 लाख रुपए में सिलेंडर बेचने वाला ऑडियो हमारी जानकारी में है, इसको हम लोग ट्रेस कर रहे हैं और पुनः हमने किसी को भी इस बारे में जानकारी है या कहीं शिकायत हो रही है तो आप अकेले नहीं हैं, कानपुर पुलिस आपके साथ है। आपके एक मैसेज पे तुरंत वहाँ पे हम आएंगे, आपको सही चीज़ पे, सही दाम पे चीज़ दिलाएंगे और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। गाजियाबाद के कई प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। ऐसे में तीमारदार खुद ऑक्सीजन के इंतजाम में जुटे हुए हैं। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी है। लोग मनमाने दामों पर ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन इंदिरापुरम के गुरुद्वारे में फ्री में ऑक्सीजन दी जा रही है। इसका वीडियो वायरल होने के बाद यहाँ भी लंबी कतार लग गई। जिसको ऑक्सीजन चाहिए वो अपने साथ मरीज को भी लेकर आ रहे हैं। एक रास्ता निकाला है, 2 दिन अपना ट्रायल करके हमने एक मोबाइल ऑक्सीजन का फैसिलिटी देनी चालू की है, जो रात 11:30 बजे गुरुद्वारा इंदिरापुरम से हमने स्टार्ट कर दी थी खालसा इंटरनेशनल की तरफ से। और अब ये रेगुलर, अभी तक हम करीब 35 से 40 लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा चुके हैं, जो ये हमारी सेवा 24 घंटे चलेगी। ये थ्रू ऐप सोशल मीडिया के पता है, ऐड दिया था, फिर मैं सुबह यहाँ आए थे, सुबह हमने पता किया। पिताजी को कहाँ लेके गए, क्या तकलीफ हो रही है? ये ऑक्सीजन लेवल 55 पहुँच गया टोटल। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस विभाग की तैयारियों में जुटा हुआ है। संक्रमण की चपेट में आए पुलिस के जवानों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए डीजीपी अशोक कुमार ने राज्य के सभी पुलिस लाइन और बटालियन में 5 से 10 ऑक्सीजन बेड के कोविड केयर सेंटर बनवाने के आदेश जारी किए हैं, जिससे आने वाले समय में पुलिस जवानों के साथ उनके परिवार में किसी को भी आवश्यकता हुई तो इनका इस्तेमाल किया जाएगा। कोरोना महामारी में पुलिस के जवान फ्रंटलाइन में है और कोरोना की दूसरी लहर में पुलिस के करीब 300 जवान संक्रमण से जूझ रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं हमारी SDRF के माध्यम से कि जो हमारी पुलिस लाइनें हैं उसमें कुछ हम ऑक्सीजन सिलेंडर बेड बना सकें। कहीं 2-3 छोटी लाइनों में, बड़ी लाइनों में 5 से 10 और बटालियनों में। तो ये हमने आज आदेशित किया है। देखिए हमें कितनी सफलता मिलती है। हम प्रयास करेंगे जिससे हमारे पुलिसकर्मी और उनके पारिवारिक सदस्य उन लोगों को राहत मिल सके। अन्य राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले लोगों को अब कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के साथ स्मार्ट सिटी पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के राज्य में एंट्री नहीं मिलेगी। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार एक बार फिर पुरानी व्यवस्थाओं को दोबारा से लागू कर रही है, जिसके तहत अब कोई भी व्यक्ति राज्य में प्रवेश करता है तो उसको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के साथ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिससे क्वारंटीन की प्रक्रिया सही से लागू की जाए, जिन पर स्वास्थ्य विभाग मॉनिटरिंग करेगा। इस दौरान किसी भी व्यक्ति में कोई लक्षण देखने को मिलते हैं तो उनको तुरंत ही मेडिकल की सुविधा दी जाएगी। जो लोग भी बाहर से अब यहाँ आएंगे उनको RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। उसके अलावा जो स्मार्ट सिटी का पोर्टल है
उस पर भी अपलोड करना, अपने डेटा को रजिस्टर करना होगा। इसके अलावा अगर कोई उत्तराखंड से बाहर जाता है और फिर वो वापस आता है तो उसे भी स्मार्ट सिटी के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है। ये इसलिए है कि हम होम आइसोलेशन को जो है इन्फोर्स करा सकें। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने कर्मचारियों और 18 साल से ऊपर उनके परिवार के सदस्यों के लिए 1 मई से कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। कंपनी ने टीकाकरण कार्यक्रम को आर सुरक्षा का नाम दिया है। आरआईएल कर्मचारियों को लिखे पत्र में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आरआईएल मुकेश अंबानी और चेयरपर्सन रिलायंस फाउंडेशन नीता अंबानी ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन एक महत्वपूर्ण हथियार है। ऐसे में कंपनी ने सभी सदस्यों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि हमने बिना रुकावट के 13 महीने से अधिक समय तक घर से काम किया है। रिलायंस फाउंडेशन ने मानवीय चुनौतियों से निपटने के लिए जमीन पर काम करना जारी रखा है। कंपनी ने जरूरतमंद वर्गों के बीच 5.5 करोड़ से ज्यादा भोजन और 67 लाख मास्क बांटे हैं। साथ ही उन्होंने कर्मचारियों से साथियों, सहयोगियों और टीम मेंबर की मदद करने की भी अपील की है। प्रयागराज के एसआरएन कोविड लेवल 3 हॉस्पिटल में बीती रात मरीज के तीमारदारों और जूनियर डॉक्टरों के बीच मारपीट हुई, जिसके बाद डॉक्टर काम छोड़कर विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने बुझाने पर वो काम पर तो लौटे। बताया जा रहा है कि प्रतापगढ़ में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर जुल्फिकार अली की मां बीते 18 अप्रैल से यहां एडमिट थी। आरोप है कि उनकी मां कोविड नेगेटिव थी, जबकि उन्हें कोविड वार्ड में रखा गया था। दूसरी ओर जूनियर डॉक्टर के मुताबिक इंस्पेक्टर की मां ऑब्जर्वेशन वार्ड में थी और जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो इंस्पेक्टर से अपनी मां को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने को कहा गया, लेकिन जब इस बात को लेकर बहस बढ़ी तो नौबत मारपीट तक पहुंच गई। प्रयागराज में कोविड लेवल 3 अस्पताल एसआरएन में मरीज को एडमिट करने को लेकर प्रतापगढ़ के एक इंस्पेक्टर के साथ विवाद हुआ था। डॉक्टरों और इंस्पेक्टर के साथ मारपीट हुई थी, जिसके बाद डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे और यहाँ पर जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी, जो चिकित्सा व्यवस्थाएं थी, वो पूरी तरह से चरमरा गई थी। जिसके बाद जिले के आला अधिकारियों ने कमान संभाली। कानपुर में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। रोज कई कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। ऐसे में एक हॉस्पिटल के अंदर का हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक महिला मरीज का इलाज करवाने की जगह घर वालों ने कोविड वार्ड में घुसकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक मना करने पर भी महिला जबरदस्ती कोविड वार्ड में घुस जाती थी। 2 महिलाएं भूत प्रेत का चक्कर बताकर मरीज को हनुमान चालीसा सुना रही थी, लेकिन जब मरीज की मौत हो गई तो उसने वार्ड में जमकर हंगामा किया और डॉक्टर्स पर मरीज की हत्या का आरोप लगाया। हंगामा बढ़ा तो पुलिस को बीच बचाव के लिए आना पड़ा, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि महिला को डॉक्टर्स ने वार्ड में जाने ही क्यों दिया और हंगामा करने वाली महिला के खिलाफ हॉस्पिटल की ओर से केस क्यों नहीं दर्ज किया गया। सीतापुर में दवाइयों को महंगे दामों पर बेचने की शिकायत पर प्रशासन ने शहर के कई दवाइयों की दुकानों पर छापेमारी की। वहीं खामियां मिलने पर कृष्णा मेडिकल हॉल का चालान किया गया। एसडीएम सदर अमित भट्ट ने बताया कि अगर दवाओं की कालाबाजारी की गई है तो मुकदमा दर्ज कराकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहीं न कहीं डिमांड और सप्लाई के बीच जो है असंतुलन है, तो स्टाफिस्टों को सख्त निर्देश दिया गया है। उस पर जुर्माने की भी कार्रवाई की गई है कि कहीं पर भी लोग जमाखोरी या जो भी एमआरपी है उससे अधिक रेट पर ना बेचें। कोविड की दवाओं के लिए सर क्या निर्देश दिए हैं? कोविड की दवाओं के लिए निर्देश दिया गया है कि वो जो भी रिटेलर हैं वो ज़रूरी दवाओं का जो रेट टेस्ट है वो अपनी दुकान के आगे रखें। मुरादाबाद में 26 अप्रैल को तीसरे चरण में मतदान होना है। इसके लिए प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान कुछ प्रत्याशी कोरोना के सारे नियमों कायदों को भूल गए हैं। ऐसे ही एक मामले में पुलिस ने बिना अनुमति 100 से ज्यादा बाइक सवार लोगों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे नेताजी को उनकी गाड़ी समेत हिरासत में ले लिया। उम्मीदवार वोट मांगने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन देश में चल रही कोरोना महामारी के बावजूद भी न तो प्रत्याशी कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और न ही इनके समर्थक। आप इतनी गाड़ी का निकल रहे हैं, कोविड-19 चल रहा है, किसने परमिशन दिया आपको यहाँ निकालने की? अरे परमिशन का यहाँ से खेतों में लेकर आए। आप रोड से हाईवे से आए ना, ये कैसा है? लिया आपने किसी अधिकारी से? आप हाईवे से निकल के आए थे सारे। अरे गाड़ी में बैठो हमारी में भाई, अरे हमारी में बैठो भाई। अगर आप भी हेडफोन लगाकर रोड पर निकलते हैं या रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि पीलीभीत में हेडफोन ने एक युवक की जान ले ली। दरअसल सदर थाना इलाके में पड़ने वाली क्रॉसिंग पर एक लड़का कान में हेडफोन लगाकर जा रहा था। तभी पटरी पर ट्रेन आ गई। लोगों ने पीछे से आवाज भी दी, लेकिन हेडफोन के कारण उसने सुना नहीं और वो ट्रेन की चपेट में आ गया। लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बरेली के बहेड़ी का रहने वाला था और पीलीभीत में रहकर पॉलिटेक्निक कर रहा था। मामला है दिल्ली वाली गाड़ी टनकपुर से आ रही थी। ये लड़का बीच लाइन में खड़ा था। हम हाथ झंडी लेके गाड़ी पास करने लिए खड़े थे, तो हमारा निगाह जब पड़ा तो मैंने इसको आवाज़ भी लगाया, संकेत भी किया, हटा नहीं। गाड़ी ने टक्कर मारा, नीचे उतर गया।
रायबरेली के भदकोट थाना क्षेत्र के देदानी गांव में बुजुर्ग दंपति की हत्या से सनसनी फैल गई। अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से दंपति की हत्या कर दी। मामले में पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। यहाँ एक गोपी शंकर तिवारी करके हैं जिनकी उम्र 70 वर्ष थी और इनकी पत्नी जिनकी 65 वर्ष उम्र थी। इनके घर में ही इन दोनों की बॉडी मिली है। महिला के गर्दन पे चोट के निशान हैं। संभवतः किसी कुल्हाड़ी से इन पर वार किया गया है और जो पुरुष हैं उनके गले में लिगेचर मार्क है। फंदा उनके गले में उसके मार्क प्रथम दृष्टया दिख रहे हैं। जो कुल्हाड़ी जिसका उपयोग किया गया है वो भी घर की ही थी और घर में ही पड़ी हुई मिली है। सीतापुर में मामूली विवाद के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। इस खूनी संघर्ष में एक पक्ष के 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं दूसरे पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला लहरपुर कोतवाली इलाके का है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। हमारे भाभी हमारे भतीजों को, हमारे लड़कों को पड़ोसी रमाशंकर लोध और उनके लड़कों ने मारा है बहुत, और मरने वाले साहब हैं। क्या विवाद का कारण क्या रहा झगड़े? विवाद का कारण सब ये था, पुलिया थी, पुलिया में इन लोगों ने ईंटें हटा लगा ली कल, और ईंटें लगा ली। हमने कहा कि ईंटें हटा लो, तो लोग विवाद में तैयार होकर कल एप्लीकेशन हमने थाने में दी थी। शाम को बैठाले रखे भी छोड़ दिया। उसके बाद आज ये मारे पीटे की आज घटना। रामपुर में 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी और फायरिंग हुई। फायरिंग और पत्थरबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। मामला थाना टांडा की दड़ियाल चौकी का है। बताया जा रहा है कि बच्चों के विवाद में दोनों पक्षों में मारपीट हुई। पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची तो दोनों पक्ष पुलिस पर भी हमलावर हो गए और पुलिस के साथ गाली गलौज करने लगे। पुलिस ने दोनों पक्षों के 3-3 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया, बाकी लोग भाग गए। एक पक्ष के सलीम और उसके 2 साथ के लोग हैं और दूसरे पक्ष के नासिर और उसके 2 साथी। पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो अन्य लोग हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में तापमान में काफी गिरावट है, जिससे ठंड बढ़ गई है। बात अगर बद्रीनाथ की करें तो धाम में कई फीट तक बर्फ जमी है और आसपास के इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछी है। बर्फबारी की वजह से एक बार फिर यहां का तापमान माइनस में चला गया है। उधर चक्राता में जमकर बर्फबारी हो रही है। ऊंचाई वाले इलाकों लोखंडी, बुधेर घाटी, देवबंद में जमकर बर्फबारी हुई है। वहीं बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट आई है, तो बेमौसम बर्फबारी ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये तस्वीरें उत्तरकाशी की हर्षिल वैली से हैं, जहां जमकर बर्फबारी हो रही है। किसानों का कहना है कि जनवरी फरवरी में जो बर्फबारी होती थी वो अप्रैल में देखने को मिल रही है। इससे सेब की फसल समेत अन्य नकदी फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। काश्तकार अब सरकार से मुआवजे की मांग करने लगे हैं।